दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्यूब टीवी में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं हर वेडनेसडे का वीकली लाइव। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही खास टॉपिक, एक बहुत ही खास मुद्दा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान से, जो कि हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हैं बहुत ही अमेजिंग से नुस्खे, बहुत ही कारगर नुस्खे। तो बिना देरी करे उनकी एपिसोड की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। डॉक्टर रेणुका, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एसक्यूब टीवी पे। थैंक यू रजनी, थैंक यू एसक्यूब टीवी और आपकी टीम को, जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करके आप कई सारे लोगों की हेल्थ के बारे में और हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में आप उसको गाइड करते हो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हर हफ्ते आकर इतनी बढ़िया तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को रेमेडीज बताती हैं, और घर पर बनी हुई रेमेडीज जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताती हैं, इतने अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर रेणुका, बिना देरी करे मैं आज का जो शो है जिस पर ये बेस्ड है, और उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, और आयुर्वेद किस तरीके से मदद कर सकता है टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, टू हेल्प यू क्योर कॉन्स्टिपेशन। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं डॉक्टर रेणुका से। तो डॉक्टर रेणुका, बिना देरी किए, जैसे कि मैंने कहा, मैं आज का पहला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की लैंग्वेज में बताएं कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, आखिर कब्ज जो है वो होता क्या है? कब्ज जो है वो मेनली होता है जब हमारे आंतों में पानी का जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और हम वाटर का इंटेक सही तरह से नहीं करते। हमारे बॉडी में पानी का जो पोर्शन होना चाहिए वो कम हो जाता है। वो किसके हिसाब से होता है, वो काफी उसका रीजन है। शायद ऋतु के हिसाब से जो समर सीजन हो तो उसमें भी हमारे बॉडी में नेचुरली पानी का जो पोर्शन है वो कम हो जाता है। तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करता है, जो हमारे आंतों में जो स्टूल को पास करने में जो वाटर का जो पोर्शन होता है वो सही तरह से नहीं होता है, तब हमको जो स्टूल पास करने में तकलीफ होती है। स्टूल पास सही तरह से नहीं होता है, स्टूल पास करने में काफी जोर लगाना पड़ता है, यानी कि हमें को एफर्ट्स करना पड़ता है जो नेचुरल नहीं होते हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है तब उसको हम कब्ज बोलते हैं, कब्जी बोलते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। उसका रूट कोज तो हमारे पाचन शक्ति है, जठराग्नि है। एक कॉन्स्टिपेशन है, काफी रोगों का जड़ है, मूल है। मैं बोलूँगा सब रोगों का जड़ है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हमारे हेल्थ के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है कि वो नहीं होना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए कॉन्स्टिपेशन। तो हम जब हमारे पानी में, बॉडी में पानी या अंतों में जो पानी का पोर्शन है कम हो जाता है, तब ये सिचुएशन हो जाती है, तब इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर रेणुका, आपने से बताया कि जब हमारी आंतों में पानी की जो है कमी हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा पानी के इंटेक की जरूरत पड़ती है, तो तब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार एक प्रॉपर पानी का इंटेक करने के बाद भी और प्रॉपर पानी लेने के बाद भी डाइजेशन खाने का सही से नहीं होता है, और बहुत ही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो वो किस कारण रहती है? इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, खास करके हमारे जो खाने की जो हैबिट है, हम कौन सा फूड खा रहे हैं उस हिसाब से ही हमारा इंडाइजेशन होता है। और पाचक अग्नि, आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको अग्नि पर ले जाते हैं कि जब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कम होती है, पाचक अग्नि जब कम हो जाते हैं, तब जो हम जो फूड खाते हैं, हम फूड तो अच्छा खा लेते हैं, लेकिन उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, उसका पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है तो वो गैस करता है, कब्जी करता है। हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन उसमें से जो मिलता है वो नहीं मिलता है, और उसमें से जो अच्छी तरह से जो वेस्ट बनना चाहिए वो भी अच्छी तरह से नहीं बनता है। तब वो हमारे बॉडी में भी इफेक्ट करता है, साथ साथ में जो मल का निष्कासन, वेस्ट जो निकलना चाहिए वो भी अच्छी तरह से नहीं होता है।
तो वो एक कॉन्स्टिपेशन के रूप में एक स्वरूप ले लेता है, और उसको ही हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और साथ में जब हम हेवी फूड खाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए खास करके जो खाने में हमें ख्याल रखना है, फाइबर फूड का ख्याल रखना है। फाइबर फूड हमें, फाइबर्स हमें किस में से ज्यादा मिलता है? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में से। और रो फूड, रो मिल्क जो हम पूरा खाना जो लेते हैं उसमें से हमें फाइबर ज्यादा मिलता है। तो वो फाइबर फूड हम लेते हैं तो भी वो हमारा अच्छी तरह से पाचन करता है और हमें कॉन्स्टिपेशन पे नहीं जाने देता है। अगर उसके सामने हम फाइबर फूड नहीं खाते हैं, जैसे कि ज्यादा हम चीज लेते हैं, बटर लेते हैं, ज्यादा नॉनवेज फूड लेते हैं, एग्स लेते हैं, मांस मटन लेते हैं, तो ये जो भी फूड है वो सब उसमें फाइबर ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैदा, हम वेजिटेरियन मैदे की चीज ज्यादा लेते हैं, पिज्जा है, बर्गर, ये सब में मैदे की चीज, हाँ मैदे से बनता है, तो ये मैदे में फाइबर फूड नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये फाइबर फूड नहीं होना वो कॉन्स्टिपेशन का एक पहला रूल है कि फाइबर फूड अभी आप नहीं इंटेक करते तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि वो पाचने में भारी है और उसका अच्छी तरह से पचन नहीं होता है तो उसके अच्छी तरह से उसका जो वेस्ट है वो अच्छी तरह से नहीं बनता है और वो कॉन्स्टिपेशन के रूप में जमा होता है हमारी बॉडी में। ओके ओके, ठीक है। तो डॉक्टर रेणुका, यहाँ पर आपने बताया कि जब कॉन्स्टिपेशन, जब हमारे खाने में फाइबर नहीं होता है और प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। तो हमें स्पेशली वेजिटेबल और फ्रूट्स लेना, सीजनल फ्रूट्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो या फिर पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी ना हो तो। लेकिन डॉक्टर रेणुका, मैं यहाँ पर आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि इससे पहले मैं आपसे पूछूं कि आप इसकी रेमेडी के बारे में बताएं, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते रहें, जैसे पहले तो ऐसा होता था कि बड़े बूढ़ों में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती थी, शिकायत रहती थी, लेकिन आज के टाइम पर छोटे छोटे बच्चों को और बहुत ही कम एज के बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगी है। क्यों? क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, इस वजह से ये सारी शिकायतें होने लगी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सही टाइम पर अगर कॉन्स्टिपेशन का अच्छे से इलाज ना किया जाए और इग्नोर किया जाए, तो क्या ये प्रॉब्लम बाद में और ज्यादा बड़ी बनकर बिगड़ सकती है? डेफिनेटली बिगड़ सकती है, क्योंकि मैंने पहले शब्द वर्ड यूज किया ना कि कॉन्स्टिपेशन सब रोगों का मूल है, जड़ है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन हुआ है और उसकी सही टाइम से उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते या सही अपनी लाइफस्टाइल सिलेक्ट नहीं करते, तो वो आगे जाके बड़ा स्वरूप ले सकता है। जैसे कि मैं बोलूं कि कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन इससे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी उसकी लाइफ में उसकी जो दिनचर्या है, उसके रोज की जो है रूटीन है, उससे भी चेंज हो जाता है। जैसे कि जब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं, उसके बॉडी में चेंजेस आता है। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि पहले तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो उसको हर रोज उसको जो लैट्रिन जाना पड़ता है उसमें उसको दिक्कत आती है, उसमें टाइम लगता है। तो वो जो टाइम लगता है उससे वो फ्रेश नहीं होते अच्छी तरह से, तो पूरे दिन का उसका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब रहेगा। कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को सर दर्द की भी तकलीफ रहती है, कॉन्स्टिपेशन वाले लोग व्यक्ति को एब्डोमिनल पेन की, गैस, डकार, उसकी भी तकलीफ रहती है, पाचन शक्ति की भी तकलीफ रहती है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति का वो रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन अदर प्रॉब्लम भी रहते हैं, पूरे बॉडी में पेन हो जाता है, अच्छी खाने की इच्छा नहीं होती है, थकान महसूस होती है, कुछ काम नहीं किया है फिर भी थकान महसूस होता है कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को, और शायद थोड़ा भी काम कर लिया तो भी तुरंत ही वो थक जाते हैं। तो और मेन एक अभी का जो एक काफी प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम, कि कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को कुछ कारण नहीं है, खुराक भी सही तरह से ले रही है, ज्यादा खुराक नहीं ले रही है, अच्छी तरह से पानी भी पी रहे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने से उसका वेट गेन भी हो जाता है। कुछ कारण नहीं है फिर भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस भी हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को, क्योंकि वजन बढ़ना एक बार शुरू हो गया तो उसके साथ साथ में हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाने से थायराइड वगैरह भी शिकायत आ सकती है।
और साथ साथ में इसकी स्किन भी डैमेज हो सकती है, और साथ साथ में हेयर फॉल का भी, उसके नेल का भी, उस नेल पर भी उसकी इफेक्ट होती है। तो कॉन्स्टिपेशन से पूरे बॉडी पर उसकी इफेक्ट होती है। अगर हम उसकी प्रॉपर टाइम पे उसका सॉल्यूशन नहीं लाते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो कॉन्स्टिपेशन काफी प्रॉब्लम ला सकता है, और आगे जाके वो काफी बड़ा प्रॉब्लम ला सकते हैं, जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, ये जो काफी आगे जाके ये प्रॉब्लम ला सकते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो काफी तकलीफ करती है। उसकी ट्रीटमेंट में भी काफी और लॉन्ग टाइम की ट्रीटमेंट होती है। जी जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया, आपने स्टार्टिंग में, इंटरव्यू के स्टार्टिंग में आपने बोला था, क्योंकि अगर जैसे किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, तो वो पेट से जुड़ी परेशानी जो होती है, वो हर परेशानी का, हर बीमारी का जो मेन प्रॉब्लम है वो पेट की प्रॉब्लम ही होता है। तो कोई भी बीमारी आपको हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वो इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेस और पेट की परेशानी। तो ये आपने, जी, ये आपने पहले ही मेंशन किया और आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है डॉक्टर, कि अगर हम कब्ज को क्योर ना करें और नियमित रूप से वो हो, मतलब कंटिन्यूअसली अगर वो होते रहे, जी, कंटिन्यूअसली वो होते रहे, हम क्योर करें, पानी पिए और पानी पीने के बाद उसको इग्नोर कर दें और 1-2 दिन के लिए वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर हम लापरवाह हो जाए और ध्यान न दें और फिर वो दोबारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और ऐसे में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन जब बार बार हो जाती है, छोटी उम्र है, तो उसका रूट कॉज जानना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का होने का रीजन कई सारे हैं। एज भी इसमें इफेक्ट करती है। छोटे बच्चे जिनको फिजिकली एक्टिविटी जो नहीं करते, बड़े एज के लोग, तो वो भी इसमें इफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन फूड भी इफेक्ट करता है, फाइबर फूड भी इफेक्ट करता है, और प्रेगनेंसी और कोई आप एलोपैथी मेडिसिन, जैसे कि कन्वर्सल की मेडिसिन है, डिप्रेशन की मेडिसिन है, बीपी की मेडिसिन है, डायबिटीज की मेडिसिन भी कॉन्स्टिपेशन करती है। और सामान्य हम बोलते हैं कि हम एंटासिड लेते हैं, जी, एंटासिड जो एसिडिटी के लिए, एलोपैथी एंटासिड, वो भी खुद कॉन्स्टिपेशन करती है। हम पित्त के लिए लेते हैं, लेकिन वो खुद कॉन्स्टिपेशन करती है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो ये हमको उसका रूट कॉज जानना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। छोटी उम्र है, बड़ी उम्र हो, 60 की अप हो, तो हम नेचुरल मानते हैं कि भी वो नेचुरली उम्र के हिसाब से होते हैं। लेकिन उसके नीचे जो हम कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसकी हमें प्रॉपर उसका रूट कॉज जानना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लाइक प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान नेचुरली कॉन्स्टिपेशन रहता है कि भी उसमें हार्मोन चेंजेस भी होते हैं, और साथ साथ में जो यूट्रस का प्रेशर जो इंटेस्टाइन पे आता है, तो इस हिसाब से भी लेडीज को कॉन्स्टिपेशन होता है। और तब वो लोग आयरन की मेडिसिन लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आयरन भी खुद एक कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ये सब रीजन है कि कॉन्स्टिपेशन इस सब से हो सकता है। स्ट्रेस की मेडिसिन आप ले रही हो, नींद की भी मेडिसिन लेते हो, तो भी उसके साइड इफेक्ट से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये उसका रूट कॉज जानना चाहिए, और ये रूट कॉज को जानने के बाद वो रूट कॉज को दूर करना चाहिए। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर उसका निदान चाहिए, निदान करना चाहिए, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और एक बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का, अगर आपको उस हाजत आई है, आपको लेटरिन की, और आप प्रॉपर टाइम पे नहीं जाते, तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है। आयुर्वेद में 13 वेग बोला है, तो इसमें एक ये भी है मलावरोध भी, कि भाई आप मल का अवरोध कर रहे हो टाइम से, उसका प्रेशर आया और नहीं जाते, तो भी आपको एक आपके बॉडी में इफेक्ट करता है, उसकी साइड इफेक्ट करता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसे रोग करता है। अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, और आगे जाके सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया है, पर आगे जाके ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैंने बोला ना कि भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को भी हर्निया हो सकता है। हम सोचते हैं कि भी छोटे बच्चे को कुछ नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चे को भी हर्निया हो सकता है, बड़े को तो हो ही सकता है। तो उसका रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन ही है। बड़े लोगों को फिस्टुला, पाइल्स,
तो ये क्यों होता है कि जब हम कॉन्स्टिपेशन होता है, जो स्टूल में जो हार्डनेस आ जाती है, तो वो पास करने में जो रेक्टम का पोर्शन है, वहां जो रक्तवाहिनी है, वहां प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाने से वहां फूल जाती है और पाइल्स वगैरह जैसी एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार ये प्रॉब्लम आपको आ गई, ये मेजर प्रॉब्लम ही बोलते हैं उसको। एक बार ये प्रॉब्लम आ गई तो वो उसको हम रूट कोज से कभी भी नहीं दूर कर सकते, ऑपरेशन जी से भी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी। अगर आपको स्टार्टिंग में ये हुआ है और आप डायग्नोस करते हो, स्टार्टिंग में आयुर्वेद मेडिसिन लेते हो, तो वो आप रूट कोज से दूर कर सकते हो। अदरवाइज आयुर्वेदिक ऑपरेशन में भी आ जाता है, एलोपैथी में भी ऑपरेशन आ जाता है। उसके बाद आपका जो नेचुरल है वो तो आप कभी भी वापस नहीं पा सकते। तो उस बेटर है कि आप पहले से ही उसकी केयर करो, तो कॉन्स्टिपेशन आने ही नहीं दो। ओके ओके डॉक्टर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर, जैसे कि जब आपने बताया कि जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो साइंस होते हैं वो साइंस ये होंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ ना होना और स्टमक क्लीन ना होना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने बताई। और क्या साइंस और सिग्नल्स हमको नोटिस करने चाहिए, एक इंसान को नोटिस करने चाहिए अगर वो कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है तो, और ये जानना चाहिए कि कहीं उसका कॉन्स्टिपेशन बिगड़ तो नहीं रहा, तो ऐसे में क्या साइंस होने चाहिए? पहले तो साइन ये है कि व्यक्ति फ्रेश रहना चाहिए। ओके अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है थोड़ा परसेंट भी, तो वो कभी भी फ्रेश नहीं रहेगा। पूरे दिन व्यक्ति फ्रेश रहना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अच्छी तरह से सुबह में ही एक बार आपको उसका वेग आ गया और आपने अच्छी तरह से स्टूल पास हो गया, तो आप पूरे दिन फ्रेश रहोगे। ओके। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, बार बार जाना पड़ता है, 2 बार गए, 3 बार गए, फिर भी आप नहीं अच्छी तरह से वेग आया, तो आप पूरे दिन उसका बॉडी में उसकी इफेक्ट रहती है। आप पूरे दिन अपना जो काम है वो अच्छी तरह से कर ही नहीं पाते हो। तो एक फर्स्ट साइन है। दूसरी है, आपको लग रहा है कि भाई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन डकार आ रही है, गैस बनती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, एब्डोमिनल पेन है, तो ये सब कॉन्स्टिपेशन की ही साइन है। रूट कोज तो उसका कॉन्स्टिपेशन ही है, और उसका रूट कोज है हमारी पाचन शक्ति। तो पाचन शक्ति को इंप्रूव करो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। और तीसरा है अच्छी तरह से नींद आनी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही है, अब तो आपको मालूम होना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन के है, इसलिए ही आपको नींद नहीं आ रही है। तो नींद भी एक अच्छा एक साइन है कि भाई प्रॉपर नींद आए, डीप स्लीप आए। और चौथा है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कार्य शक्ति है, हमारी जो स्फूर्ति है, वो भी एक एनर्जी। कॉन्स्टिपेशन पे रिलेटेड है। अगर आप अच्छी तरह से आपका पेट साफ हो गया है, पूरे दिन सुबह में एक बार पेट साफ हो गया, तो पूरे दिन की स्फूर्ति आपको आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो डॉक्टर ये सारे साइंस आपने बता दिए। अब हम आते हैं इसकी एक और क्वेश्चन है। उससे पहले कि मैं अपना रेमेडी का क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन डॉक्टर आपसे ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो ब्लैडर कंट्रोल को कैसे इफेक्ट करता है? ब्लैडर कंट्रोल में ऐसे कॉन्स्टिपेशन होने से व्यक्ति को क्या करना है, जोर करना पड़ता है रेक्टम के ऊपर। तो वहां के जो मसल्स है वो धीरे धीरे उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो जाती है। वैसे ही वो जो ब्लैडर के जो मसल्स है, वहां के मसल्स को भी वो इफेक्ट करता है कॉन्स्टिपेशन। तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। यूरिन रोकने की जो हमें कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। यूरिन में इन्फेक्शन भी हो जाता है कभी कभी। और बर्निंग मिस्चुरेशन, तो कभी कभी वहाँ बस सेल्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिन में बर्निंग होना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लैडर पे इफेक्ट होने से ही सब होता है। ब्लैडर के रिलेटेड जो भी डिसीज है, जो प्रॉब्लम है, वो सब। ओके ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आप रेमेडीज हमारे दर्शकों को बता दें कि अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो तो वो क्या रेमेडीज अपना सकते हैं जिससे उनका कॉन्स्टिपेशन रुक जाए या फिर कंट्रोल में आ जाए? पहले तो मैंने जी पहले तो हमें कॉन्स्टिपेशन का रूट कोज जानना है, क्यों होता है,
कौन सी एज में होता है। अगर आपको 60 अप की एज में होता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। छोटे एज में होता है तो उसको रूट कोज जान के अपने अच्छे नियर बाय आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। और थोड़ी होम रेमेडीज जो मैं बताती हूँ वो भी आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आप स्टार्टिंग में शुरुआत में ही उसको फॉलो करते हैं। तो पहले तो आपको अपने खुराक में आहार में थोड़ा चेंज लाना है, संतुलित आहार करना है। बाहर का फूड, जंक फूड, तीखी तली हुई चीज को अवॉइड करना है हो सके तो। और न्यूट्रिशन फूड में मैंने पहले शुरुआत में ही बोल दिया कि फाइबर फूड, फाइबर से भरा हुआ जो फूड है सब वो वेजिटेबल और फ्रूट्स और होल ग्रेन वो सब फाइबर से फूल फाइबर फूड है। तो उसका अच्छी तरह से प्लान करना है, अच्छी तरह से डेली रूटीन में हमें हमारे डाइट में लेना है। और जिन लोगों को ये फाइबर वाला फूड है और पानी का इंटेक, मैंने बोला ना कि पानी भी हमारे कॉन्स्टिपेशन में रिलेट करता है। बॉडी में जो पानी का पोर्शन कम हो जाए तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो दिन में 10 से 12 ग्लास मैक्सिमम पानी का इंटेक करना है। और समर सीजन में हमें बढ़ा देना है क्योंकि समर सीजन में हमें स्वेटिंग के द्वारा, पसीने के द्वारा भी पानी का निकल जाता है तो बॉडी में उसकी कमी हो जाती है ज्यादा। तो समर सीजन में हमें पानी का इंटेक ज्यादा लेना है। और होम रेमेडीज मैं जो बताती हूँ कि सोते वक्त, शाम को सोते वक्त आप जो मुनक का द्राक्ष आती है वो भिगोल के 8 से 10 मुनक का द्राक्ष डेली लो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जिनको डायबिटीज है वो लोग थोड़ा ध्यान रख के ले सकते हैं। बाकी बीपी, थायराइड वो लोग और नॉर्मल लोग भी मुनक का द्राक्ष एवरीडे ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हरड़े पाउडर और त्रिफला पाउडर पानी में भिगोल के 1-1 चम्मच भी शाम को सोते वक्त ले सकते हैं। हरड़ पाउडर और त्रिफला पाउडर, हरड़े पाउडर और त्रिफला पाउडर जी। हरड़े सूट हो जाए तो हरड़े, त्रिफला सूट हो जाए तो त्रिफला। हरड़े तो ऐसा, हरड़े के बारे में तो आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि वो एक दूसरी माँ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। और साथ साथ में वो आपका शायद बॉडी में जो वेट गेन हो रहा हो थायराइड के हिसाब से या कोई ऑब्स्ट्रक्ट के हिसाब से तो वो भी दूर करता है। हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें जो शायद ब्लॉकेज है और आप लंबे समय तो हरड़े का सेवन करते हो तो वो ब्लॉकेज भी दूर करता है। हरड़े में इतना पावर है। तो हरड़े आप एवरीडे 1 चम्मच रात को सोते वक्त या सुबह में 6 बजे 1 चम्मच ले सकते हो गुनगुना पानी के साथ। त्रिफला पाउडर भी आप गुनगुना पानी के साथ शाम को सोते वक्त या सुबह में ले लो। इन दोनों पाउडर की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अंजीर भिगोल के पानी में, अंजीर भिगोल के सुबह में या रात को सोते वक्त आप एवरीडे लो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो छोटे बच्चे हैं तो उसको गरमाला जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं उसका भी सेवन करो। स्वीट आता है तो छोटे बच्चे भी ले सकते हैं और कोई उसकी भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसका हर रोज पानी में डाल के शरबत बना के भी उसका सेवन कर सकते हैं तो वो लेते तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं आता है। कि कई लोग ऐसे हैं कि उसको दूध से भी विरेचन होता है तो शाम को सोते वक्त दूध, गरम गुनगुना दूध लेते हैं तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं आता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, इधर एक मैं जो बोलती हूँ अच्छी तरह से सुनना, कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको दूध से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसकी प्रकृति क्या है उस हिसाब से उसको लेना है कि शायद उसको दूध नहीं सूट होता है, दूध का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है तो वो दूध भी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। लेकिन दूध वैसे तो विरेचन है तो वो माइल्ड दूध गर्म करके ले सकते हैं। तो ये सब होम रेमेडीज है और एकदम निर्दोष है। और एरम ब्रस्ट हर्ड है, जिन लोगों की एज हो गई है आफ्टर 60 तो वो एरन ब्रस्ट हर्ड है या सादे विरेचन या एरन ब्रस्ट हर्ड है उसकी एज के हिसाब से अच्छी है, बाजार में इजीली मिलती है। तो हर रोज शाम को उसको गर्म पानी के साथ सेवन करना है या सुबह में 6 बजे उसको उठ के लेना है। तो वो कॉन्स्टिपेशन का हर रोज जो उसका प्रॉब्लम है वो टाइम के लिए दूर हो सकता है। ओके, क्या बात है डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी तरीके से इतनी सारी टिप्स जो है हमारे दर्शकों को बताई कि कैसे कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए वो क्या क्या होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर, अगला सवाल जो है मेरा वो ये है कि आखिर
किस तरीके से जैसे आपने सुबह शाम का रूटीन तो बता ही दिया, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इन सब चीजों से निजात पाने के लिए और दूर करने के लिए, तो क्या वो सारे प्रोडक्ट्स भी इतने ही असरदार होते हैं और क्या उन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे लोग कई बार करते हैं, सुबह उठकर उन प्रोडक्ट्स को, उन चूरन को खा लिया, उन चूरणों को खा लिया और रात को सोने से पहले खा लिया, तो उसके बारे में कुछ बताएं। प्रोडक्ट के बारे में तो आपको पहले तो जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो नियर बाय आयुर्वेद डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको हर्डे से एक व्यक्ति को हर्डे से अच्छी तरह से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को नहीं भी हो सकता। मैंने एक दूध का एग्जाम्पल बताया ना, तो इस तरह से सब प्रोडक्ट का होता है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिल रही है उसमें से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कौन सी है, कौन सी हमारे बॉडी के लिए ये सारी अच्छी यूजफुल है, वो एक अच्छे डॉक्टर ही बता सकता है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप अपने नियर बाय के डॉक्टर की एडवाइस लेके ही शुरू करो कोई भी चीज आप लो, क्योंकि आयुर्वेद भी एक मेडिसिन ही है। आयुर्वेद की सब मेडिसिन, आयुर्वेद की सब जो औषधियां है वो मेडिसिन ही है, और आयुर्वेद एक मेडिसिन साइंस ही है। तो नो डाउट आप, मैंने जैसे बोला कि हर्डे एक माता है, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन किसी को सूट भी नहीं करता है, हर्डे से भी विरेचन नहीं होता है, तो उसको कुछ अलग देना चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन में देना चाहिए, उसकी प्रकृति के हिसाब से देना चाहिए। तो ये सब एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके आप शुरू कर सकते हैं। ओके ओके डॉक्टर, कई बार ऐसा भी कहते हैं कि क्योंकि मैंने ये चीज सुनी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, तो आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको केला नहीं खाना चाहिए। क्या ये बात सच है? सही है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि केला खाने से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है, और कई लोग बोलते हैं कि केला खाने से, हम लोग तो बोलते हैं कि केला खाने से कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता है, क्योंकि नो डाउट उसमें फाइबर ज्यादा है, लेकिन केला पचने में भारी है, उसका पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। जो चीज का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा वो चीज कॉन्स्टिपेशन करेगी। जी ओके, तो केले का सेवन जो है कॉन्स्टिपेशन के वक्त नहीं करना चाहिए। ओके ओके डेफिनेटली। तो डॉक्टर, आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं कब्ज से रिलेटेड और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन आप जाने से पहले, मैं आपसे इजाजत लेने से पहले मैं एक और सवाल जो है वो आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जैसे आपने बताया कि गैस की समस्या हो जाती है और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए तुरंत कोई अगर कोई इलाज हो, या फिर क्योंकि ऐसे जो उम्र दराज लोग होते हैं उन लोगों में इसकी शिकायत बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गैस की शिकायत कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से जो हो, तो उसको खाने के बाद जो जीरू बोलते हैं ना हम, वो धनिया पाउडर, उसको खाने के बाद 1 चम्मच लेनी है, और सुबह में मुनक का द्राक्ष हर रोज लेनी है, या शाम को, मैंने बोला कि शाम को लो या सुबह में लो, और खाने के बाद धनिया पाउडर और जीरू पाउडर ये छाछ में डाल के या 1 चम्मच वैसे पानी में डाल के भी पी सकते हैं, जिससे उसका डाइजेशन पावर भी बढ़ेगा और गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी भी नहीं बनेगी और वायु नहीं बनेगा, तो उसका पाचन भी अच्छा हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन भी चला जाएगा। और आयुर्वेद में हम हींग भी एक जो हमारे किचन की औषध है, तो वो भी आप आधा चम्मच पिंच जैसा गर्म पानी में डाल के ले सकते हो खाने के बाद जी। तो भी वो एब्डोमिनल पेन, पेट की जो तकलीफ वो दूर करेगा, गैस भी नहीं बनने देगा, डकार भी नहीं आने देगा। तो ये पाचक औषधियां है जो हमारे किचन में ही है, घरेलू है, वो ले लो। और बाकी आयुर्वेद औषधि तो कई सारे हैं, लेकिन वो आपको अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लेनी चाहिए, लेकिन घरेलू चूज आप ले सकते हो। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणुका, एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए और हमको इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी फायदेमंद चीजें बताने के लिए, इतनी खूबसूरत रेमेडीज बताने के लिए, जिसके लिए शायद हमें अपने किचन से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। इन सारी रेमेडीज को हम अपने घर पर बैठ के बना सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस एपिसोड के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे शो के लिए निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप सब देखते रहिए एस क्यूब टीवी और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।